उसका ये पहला मेथड डेटर्स मेथड। अच्छा चलो इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन और करना है, फॉरेन ब्रांच का ही, वो वाला और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डेटा सेट शुरू करेंगे। ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर बता रहे हैं 7 या 17, 7 तो नहीं। अच्छा एक ये वाला पेज नंबर 15.8 ये वाला क्वेश्चन। The Washington branch of XYZ Mumbai sent the following trial balance as on 31st December 2021. Head office account, ये हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक। हेड ऑफिस अकाउंट, सेल्स, डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उसके बाद मशीनरी, कैश एट बैंक, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट stood as follows. हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट है बना हुआ है, ठीक है ना। बैलेंस गॉट डाउन, गुड्स सेंट टू ब्रांच, फिर ब्रांच में कैश दिया होगा तो इतना बैलेंस बच गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट 10%, तो जो भी कॉस्ट रहा होगा उस पर हम 10% ऐड करते हैं और फिर वो ब्रांच को सेल करते हैं। एंड द ब्रांच सेल्स गुड्स at the invoice price plus 25%. 110 का 25% निकालना 27.5, तो कितने में सेल किया जाता है, 137.5। क्लियर हो गए। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड इन पास्ट व्हेन $1 was ₹40। जब हमने मशीनरी खरीदी थी तब उस टाइम पे $1 ₹40 के बराबर था। रेट ऑफ एक्सचेंज वर ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज रेट गिवन है। फिर उसके बाद मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% and the branch manager is entitled to a commission of 5% on profits of the branch. You are required to prepare branch trading and P&L in dollars. फिर उसके बाद convert the trial balance of branch into Indian currency and prepare branch trading and profit and loss account and branch account in the books of head office. सबसे पहले हम ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। क्या करना है हमें, ब्रांच का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना। फर्स्ट पार्ट
अकाउंट, ये तो आएगा नहीं, ये तो हमारा लाइट में जाता है बैलेंस शीट में। सेल्स का चला जाएगा $84,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं कि हम ये बना रहे हैं किसमें, इन डॉलर्स। बाय सेल्स 84,000। अब ये डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारा जाता नहीं है, बैलेंस शीट में जाता है। मशीनरी हमारा बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक भी बैलेंस शीट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा। $11,200। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस को हम कैसे ट्रीट करते हैं ब्रांच के लिए, जैसे उसने परचेज करा है ना, तो ये हम बना लिखेंगे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। हाँ जी, चलो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आज स्क्रीन में कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं चला। हेलो, अब ठीक है? मैंने माइक नहीं लगाया था। एक बार और बोलना प्रांजल। मैम वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है। वॉइस अब भी क्लियर नहीं है? अब ठीक है मैम। अब ठीक है? ठीक है, अब ठीक है। यस मैम। अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि एक बार और बताना है? मैम कर दीजिए रिपीट। क्या? मैम रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दो, ठीक है। देखो, मैंने क्वेश्चन रीड करा और उसके अंदर हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास देखो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो जो भी इसमें से चीज़ें, जो भी हमारे पास अमाउंट्स ट्रेडिंग और पीएनएल में जाएगा, हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच पीएनएल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस देखना शुरू किया। हेड ऑफिस अकाउंट हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। सेल्स हमने हमारे ट्रायल उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। फिर उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। गुड्स फ्रॉम परचेजेस हमारा कैसे होता है, जैसे कि हमने परचेज किया वहाँ से, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस हमारा पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है प्रांजल? यस मैम। अच्छा, और अब यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन नहीं होता तो हम क्या बनाते थे, स्टॉक अकाउंट बनाते थे, है ना। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये किया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, $11,200। फिर जो हमने परचेजेस किए उसे स्टॉक बढ़ गया, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 64,000।
और फिर जो हमने सेल कर दिया उससे स्टॉक हमारा कम हो गया, है ना। लेकिन हमने क्या देखा अभी अभी यहाँ पर कि जो ब्रांच है, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव करे हैं वो 100 प्लस 10% 110 पे किए हैं। उसके बाद ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। तो ब्रांच 110 पे 25% ऐड करके तब सेल करता है, तो हमारा आंसर आया था 137.5। ठीक, तो इसका मतलब कि जो ब्रांच की परचेजेज है और जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है वो दो चीज़ें 110 के रेट पर होगी, एक यूनिट 110 के रेट पर होगी, और जो सेल्स है वो एक यूनिट 137.5 के रेट पर होगी। तो अब जो ये हमने स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें सेल को भी हमें 110 पे लाना होगा, है ना। तो जैसे ये दोनों हमारे 110 के रेट पर है तो इसको भी हम 110 पे लेकर के आएंगे। सेल्स हमने कितना किया था 84,000 का, तो 84,000 हमारा है 137.5 पे और हमें चाहिए 110 पे। $67,200। तो अब इसमें प्लस माइनस करके हमारा क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक 67,200। यहाँ पे क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने आ जाएगी, हाँ डेबिट साइड में कैसे आएगा, देखो 64,000 और प्लस 11,200 तो 67,200 से ज़्यादा ही होगा ना। ये आ जाएगा 75,200। 75,200 में से 67,200 माइनस करो, 8,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये हमने जो अभी कर रहे हैं ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना, किया था ना। तो ये 8,000 हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये अमाउंट कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से 8,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, $16,800। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्रिश ये भी ऑन कर दो। और हमारे पास दो चीज़ें हमारे इसमें गिवन थी एडजस्टमेंट्स में, एक थी क्या, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और दूसरा था मैनेजर को हमें कमीशन देना है 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, है ना। ये दो चीज़ें भी हमारी कहाँ चली जाएगी, पीएनएल में चली जाएगी। मशीन इज़ डेप्रिशिएटेड एट 10%। मशीन की वैल्यू कितनी थी 24,000, तो 24,000 का 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगा पीएनएल में। फिर नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन।
मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन कैसे, 16,800 माइनस 5,000 माइनस 2,400 कितना आएगा, नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा होगा उसका 5% देना है मैनेजर कमीशन, 9,400 आ गया ये, इसका 5% मैनेजर कमीशन हो गया 470। अब इन सबको माइनस करके हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, डन। प्रांजल हो गया कंप्लीट। मैम 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीन पे बता देना कुछ दिखाना हो तो। आप सेकंड रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस शुरू करो। पता है ना, उसमें डॉलर के भी अमाउंट्स लिखना है, फिर रेट लिखना है और फिर कन्वर्ट। मैम हो गया। हो गया। कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी। ठीक, तो करते हैं इसको अब। हमें क्या करना है, ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको सबसे पहले डॉलर्स वाला एज इट इज़ कॉपी करना है। हेड ऑफिस अकाउंट सेल्स, डेटर्स क्रेडिटर्स, $4,800 और 3,400, मशीनरी 24,000, कैश एट बैंक 1,200,
ओपनिंग स्टॉक 11,200. Goods from head office 64,000 और expenses 5,000. एक लाख 10,200. जो हेड ऑफिस अकाउंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफर ट्रायल बैलेंस, मतलब क्वेश्चन रेफर करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं 22,800. ब्रांच को हेड ऑफिस को इतना पे करना है ना, यही मतलब है इसका क्रेडिट बैलेंस का। तो ब्रांच के अकाउंट में हमारा बैलेंस 8,60,000 पे करने का बचा है ना, इतना ब्रांच पे कर चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8,60,000। ठीक, ये हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको इन सब रेट्स को यूज़ करते हुए, है ना, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज। सेल्स कौन से रेट पे जाएगा, एवरेज 47। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों कौन से पे जाएंगे, क्लोजिंग रेट 48। मशीनरी का अलग से रेट गिवन था 40। कैश एट बैंक 48। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट 46। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी हम रेफर करेंगे क्वेश्चन को रेफर करेंगे। और एक्सपेंसेस एवरेज रेट 47। देखो, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब कि जो हमने परचेज किया उससे, हेड ऑफिस से, और यहाँ पर उसका अमाउंट कितना लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 29,26,000। ठीक है, तो ये लिख देंगे 29,26,000। बाकी सब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके। एक एक मल्टीप्लाई करके मेरे को बताते जाना। 3,000, ठीक है। ओके, $16, 3,200, ठीक है। $9,60,000, ठीक है। 57,600। 515,200। 235,000। ये सब हो गया। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है, दोनों को बंद करेंगे और जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो लिखते हैं।
अब तो स्टेप समझ में आ रहे होंगे सारे, है ना। प्रंजल आपको आ रहे हैं? हो गया, वो इजी था। प्रंजल आपको समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके। नहीं आएगा बैलेंस, 47,000 आना चाहिए। आंसर मुझे पता है, मैं तब भी कैलकुलेशन करवाती हूँ। हो सकता है आप, नहीं मेरे को ये तो नहीं पता क्या इसका टोटल है। 47,000 आना चाहिए। हाँ, 47,000 और टोटल इसका आएगा 49,71,200। देखो एक बार सारे अमाउंट्स चेक करो एक बार। आपने 8,60,000, सबसे पहले इसको करो। 8,60,000 प्रंजल आपका निकला। आप सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो बस, क्रेडिट वाली साइड। क्या बोल रहे हो आप? 8,60,000। एक बार दिखाओ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर 948,000 प्लस 1632,000 162 आर आ गया 1,63,200। ठीक है, अमाउंट सारे ठीक है, बस लिख लो। ये 47,000 डिफरेंस आएगा और टोटल आएगा इसका 49,71,200। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमने ये भी कर लिया, ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। फिर उसके बाद प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक, अब हमें किस में बनाना होगा? ये रुपीज़ में बनाना होगा, है ना। इसके पहले जो हमने ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाया था डॉलर्स में बनाया था। तो अब
in the books of head office. ये आएगा नहीं, सेल्स हमारा 39,48,000। ओपनिंग स्टॉक 51,52,51,52,00। Goods from head office 2926,000। क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना निकाला था, $8,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्लोजिंग रेट से 48 से, ये आ जाएगा 384,000। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। हाँ, एक्सपेंसेस 235,000। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने, 2400 है ना, 2400 को कन्वर्ट कर लो, मशीन का जो रेट था वही मशीन के डेप्रिसिएशन पे भी लगेगा 40। हाँ,
फिर टू मैनेजर्स कमीशन। बताओ मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा? क्लोजिंग, ठीक है। और देखो मैनेजर कमीशन भी ऐसे नहीं करना कि हमने ये रुपीज़ में बना लिया तो अब जैसे अब भी ये करके देखो आप, और कुछ तो बचा नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक क्या आएगा, देखो एक्सचेंज डिफरेंस भी आ जाएगा इधर तो हमारे पास, है ना, ये भी हमारे पास एक एक्सपेंस ही है। एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आया है? 47,000। अब अगर मैनेजर कमीशन हम इसमें निकालेंगे कि हमने इसमें से ये तीनों माइनस करे और फिर उसका 5% निकाला, तो वो गलत हो जाएगा। कैसे? हम एक्सचेंज डिफरेंस भी माइनस कर देंगे, है ना, जो कि मैनेजर कमीशन से माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो मैनेजर कमीशन कम आ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे, हम मैनेजर कमीशन भी क्या करेंगे, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था मैनेजर कमीशन 470, इसको हम एंड में पे करते हैं, तो ये क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके तब पे करेंगे 48 से, ठीक। टू 2560 नेट प्रॉफिट। फोर 240। एक बार चेक करो आंसर। नहीं आ रहा? एक बार मुझे दिखाओ कैलकुलेटर। अच्छा कैलकुलेटर होते हुए भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, वो भी प्लस माइनस में। ऐसे मत करना कि पता लगा पूरा क्वेश्चन आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ ठीक किया है, अगर यहीं ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकाल दिया, नेट प्रॉफिट गलत हो गया, आगे का सब गलत हो गया। ये हो गया। अब बताओ ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा। हमने वो एंट्री सीखी थी ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच के पास ब्रांच की लाइबिलिटीज़ चली जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस के पास सारी लाइबिलिटीज़ आती है ब्रांच की, तो हम एंट्री क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, इनकॉर्पोरेट करते तो ये कर रहे होते हैं ना, और एसेट्स सारे होते हैं तो हम करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और फिर हमारा पीएनएल आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, ब्रांच टू पीएनएल, ये एंट्रीज करते हैं। तो हमें बस इन सबको ही यहाँ पर डालना है ना।
तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, तो इसका मतलब यहाँ सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, इसका सारे एसेट्स आ जाएंगे। ब्रांच टू पीएनएल, यहाँ पे हमारा पीएनएल भी आ जाएगा। ठीक, क्रेडिटर हो गई लाइबिलिटी कितना 163200। ठीक, इसको लिख लेते हैं 2 क्रेडिटर्स 163200। मैनेजर कमीशन अभी पे नहीं किया, अभी पे करना बाकी है। यहाँ पर लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अभी यहाँ पर क्योंकि लिखा था द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, तो इसका मतलब ही हमने पे नहीं करा है, अभी हम उसको पे करेंगे। तो यहाँ पर अभी आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, अगर हम उसको पे कर चुके होते ना तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी दिख रहा होता है ना, जो कि नहीं दिख रहा है अभी। तो हम इसे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिखेंगे 22560। प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पर, और प्रॉफिट कितना आया 490240। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद एसेट्स में हमारे क्या आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स हमने कन्वर्ट करे थे यहाँ पर 230400। फिर मशीनरी थी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो मशीनरी थी 9,60,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 96,000 का, ये माइनस करके आ जाएगा 864,000। और लास्ट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमने निकाला था $8,000 का, उसे मल्टीप्लाई करके 384,000। और एक था हमारे पास कैश 57,600। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,60,000। इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। समझ में आया प्रंजल? यस मैम। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है,
डिपेंडेंट ब्रांच, डेटर्स मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती थी, हमने स्टार्टिंग में लिखा था, लिख लेते हैं। हाँ, एक बार दोबारा से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन दीज, इन सॉरी, in these cases head office prepares the ledger to find out the profit of branch। ओके, ठीक है। हेड ऑफिस प्रिपेयर, हेड ऑफिस प्रिपेयर्स द अकाउंट्स। अच्छा रुको रुको रुको, ये तो एक ही बात हो गई, उसको कट कर देना, ठीक है। डेटर्स मेथड में ना हमारे पास एक ब्रांच अकाउंट बनता है, ठीक है। पहले मैं सिर्फ बनवा रही हूँ फॉर्मेट की तरह, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगी, पहले बना लेते हैं।
बैलेंसिंग फिगर लिख लिया, इस साइड क्रेडिट साइड लिखता है। हो गया। अब देखो, बनाना हमें यही अकाउंट है। एक तो तरीका है कि यहाँ पर सारे एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, गुड्स को जो भी भेजा जा रहा है, मतलब ब्रांच को जो भी भेजा जा रहा है, गुड्स या कैश, वो सारे बैलेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। जो गुड्स को सेंड किया जा रहा है वो यहाँ पर, जो गुड्स जो ब्रांच रिसीव कर रहा है वो सब यहाँ पर, और फिर ये सब करने के बाद हमारा एक प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ये तो एक याद करने का तरीका हो गया। बनाना हमें यही है। और एक तरीका ये हो गया कि हमने कुछ एंट्री सीखी है, जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग में। ठीक, जब हम हेड ऑफिस के साथ ब्रांच के बुक्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, है ना, तो उस टाइम पर हम क्या एंट्री पास करते हैं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट, और दूसरी एंट्री पास करते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये दो एंट्रीज पास करते हैं, है ना। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स। ठीक, ये हो गया। उसके बाद लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक, फिर हम एंट्रीज क्या पास करते हैं कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच का कोई एक्सपेंस पे किया होता है ना, तो एंट्री क्या पास करते हैं? हेड ऑफिस का तो कैश गया, और वो क्या बनाता है? ब्रांच को अपनी बुक्स में डेटर बना लेता है। यही एंट्री का पास होती है। या फिर हमने उनको गुड्स भेजे होते हैं, तो वो भी हमारे पास से गुड्स जाते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है, और अगेन हम ब्रांच को क्या बनाते हैं? डेटर बनाते हैं। तो हम इसकी पोस्टिंग देखें तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू कैश सेंड टू ब्रांच। भले हमने ब्रांच की सैलरी पे करी हो, ब्रांच का रेंट पे किया हो, ब्रांच का कोई भी एक्सपेंस पे किया हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्रांच हेड ऑफिस को भी कैश पे करता है ना। जब ब्रांच हेड ऑफिस को कैश पे करेगा तो हेड ऑफिस का क्या होता है, कैश इंक्रीज हो जाता है, और हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को डेटर बनाया होता है वो उसे हटा देता है, तो ये एंट्री पास हो जाती है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश रिसीव बाय ब्रांच, ठीक है ना। ऐसे ही गुड्स के लिए गुड्स रिसीव होते हैं, या गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को भेजे थे ब्रांच वापस हमें रिटर्न कर देता है, तो हम एंट्री कर देते हैं बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है ना। ये भी हो गया। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जब 31 मार्च को तो ये सब कर रहे थे इनकॉर्पोरेट, और फिर 1 अप्रैल को डी कॉर्पोरेशन कर देते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं, है ना। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़, ये एंट्री करते हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्या हो रहा है, क्रेडिट सारे एसेट्स यहाँ लिख लिए, क्लोजिंग बैलेंसेस, और ब्रांच क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट, तो डेबिट साइड सारे लाइबिलिटी के, सारी एंट्रीज हमने देख ली, है ना। और फिर लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा वो ब्रांच का प्रॉफिट। तो हमने बस यही सब एंट्रीज को इस एक ब्रांच अकाउंट में डाल दिया, जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। है अब कुछ भी नहीं, वही बन गया जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम कर रहे थे। बस यहाँ पर एक वो पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट गिवन है, जिसके अंदर हम सब करके इसके अंदर हम एंट्रीज सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ब्रांच अकाउंट तो बनाना आ गया। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको ये सब लिखना है, कुछ ये लिख लो ताकि आपको याद रहे, कि ऐसे याद करने के लिए वैसे भी लॉ बहुत सारा है। ठीक है, प्रंजल हो गया ना। यस मैम। इसके बाद
ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, फॉलोइंग विल बी शोन एट कॉस्ट। इसके अंदर हमने ये जो तीनों चीज़ें लिखी है ये सारा स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो इसके अंदर एक ये और ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये चारों चीज़ें हमेशा कॉस्ट पर लिखी जाएगी, है ना। अगर हम इनवॉइस प्राइस पर लिख भी देते तो हमें दूसरी साइड वो स्टॉक रिजर्व के नाम से उतना अमाउंट हटाना पड़ता, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कॉस्ट पे लिखेंगे, ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन करने से बेटर। फिर प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स इफ बैलेंसेज आर नॉट गिवन। अगर हमारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कुछ गिवन नहीं होगा, या स्टॉक का कोई बैलेंस गिवन नहीं होगा, सॉरी कॉस्ट क्यों लिख दिया है, कैश होगा, या कैश का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा, तो इनका हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, है ना। जैसे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, डेटर्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो डेटर्स के लिए लिखा होगा कि डेटर्स में ये बैड डेट्स हो गए, ये डिस्काउंट अलाउ किया गया, डेटर से इतना कैश रिसीव हो गया, तो वो सब हम डाल देंगे उसमें। तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे अगर हमारे पास जनरली क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है तो, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन अभी करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है, नेक्स्ट क्लास में करें। लॉ की क्लास में बहुत कम हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा ना इसको करने में, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।